नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल कैमरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और 30 मीटर के दायरे में मोबाइल कैमरे पर प्रतिबंध रहेगा। रील और वीडियो शूट करने पर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर BKTC ने कमर कस ली है। अब केदारनाथ धाम में मंदिर के 30 मीटर के दायरे में मोबाइल और कैमरे को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। रील वीडियो बनाने पर कार्रवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा को लेकर BKTC ने कमर कस ली है और चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट ये है जो केदारनाथ मंदिर है। केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ का 30 मीटर का जो दायरा है वहां पर आप फोन के कैमरा से या फिर किसी और कैमरे से वीडियो या फिर फोटो शूट नहीं कर पाएंगे, रील शूट नहीं कर पाएंगे, वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे। BKTC की तरफ से कमर कस ली गई है और साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर BKTC ने अब कमर कसी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर अपडेट सामने आया है और अपडेट ये है कि चारधाम यात्रा के दौरान जो केदारनाथ है, केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ 30 मीटर के दायरे में आप फोन या फिर कैमरा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कोई रील या वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई होगी। हरीश कनेडा हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। अब हरीश, बताया जा रहा है कि केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ 30 मीटर का दायरा ऐसा रहेगा जहां पर फोन कैमरे का इस्तेमाल नहीं हो सकता, रील शूट नहीं हो सकती, वीडियो शूट नहीं हो सकता। क्या ताजा अपडेट है? इस निर्णय के पीछे क्या मायने? देखिए बसंत, जिस तरह हो या बद्रीनाथ हम हैं धार्मिक धाम, जो सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो मानते हैं, बहुत ज्यादा ईश्वर को मानते हैं जी, उनके साथ तरह से कोई छेड़छाड़ ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी ने बड़ा निर्णय किया है कि जो 30 मीटर का जो सर्किल होगा, एरिया का जो 30 चारों तरफ जो 30 मीटर का जो सर्किल बनाया गया है, उसमें 30 मीटर तक कोई भी मोबाइल प्रतिबंधित होगा। साथ से पहले ये कार्यवाही हालांकि पिछले वर्ष में की गई थी, जिसमें कि जो मंदिर के आसपास से जो एरिया है वहां पर जेमर लगाया गया था, यानी कि नेटवर्क पूरी तरह से फेल किया गया था ताकि लोग रील जैसी चीजें यहाँ पर न बनाए। कि अमूमन देखा गया है बसंत, क्योंकि तमाम जगहों पर, चाहे वो केदारनाथ धाम हो, बद्रीनाथ धाम में हो, इन और सबसे ज्यादा हम केदारनाथ की अगर बात करें तो भगवान केदारनाथ के धाम के पास में कई युवा जो जोड़े हैं वो करते हुए नजर आए और ऐसे में आस्था के साथ, धर्म के साथ कहीं न कहीं जो छेड़छाड़ है वो नजर आ रही थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह से तमाम जो यूजर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको भी ये हिदायत दी गई है कि अगर इस तरह के क्लिप करते हुए अगर कोई भी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मंदिर समिति की तरफ से की जाए, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि जो धर्म है, हिंदू धर्म, उनके साथ जो आस्था, जो तमाम करोड़ों लोगों की जो आस्था है, उसके साथ किसी तरह की कोई खिलवाड़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो लोगों में। तो एक मैसेज देने का भी काम यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि आपने भी देखा कि पिछले वर्ष किस तरह से यहाँ पर लोग मंदिर के पास में या फिर जहाँ पर नंदी है उसके बिल्कुल सामने जाकर के युवा जो जोड़ा है, युवा जो कपल है, वो एक दूसरे को प्रपोज करते हुए नजर आए और कहीं कहीं इसको इस तरह से देखा जा रहा था कि जो धर्म है, धर्म के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि तमाम बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है हरीश। जब इस तरीके से चारधाम यात्रा पे जब केदारनाथ में लोग जाते हैं तो जिस तरीके से फोन और मोबाइल का इस्तेमाल होता है, आस्था के साथ किसी तरीके का समझौता ना हो। फिलहाल बने रहे हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बद्री केदारनाथ धाम में अब पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं होगा और यात्रियों को जूट और कपड़े के बैग में प्रसाद दिया जाएगा। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में अब पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं होगा और इसके बजाय जूट या फिर जो कपड़े का वो यहाँ पर आस्थावान लोगों को मिलेगा, उसी में प्रसाद दिया जाएगा। दोनों धामों का प्रसाद इन्हीं बैग्स में मिलने वाला है। तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में अब समिति ने ये फैसला किया है कि इन बैग के निर्माण के लिए देहरादून में प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। तो एक अच्छा फैसला है, एक सराहनीय फैसला है और ये होना भी चाहिए। पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल हो, वो इस फैसले में प्रदर्शित भी होता है। हरीश खनेडा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, एक तरफ धर्म आस्था को लेकर
लगातार उत्तराखंड को लेकर हम बात कर रहे हैं, चारधाम यात्रा अब शुरू होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण भी बेहद ज्यादा जरूरी है। धर्म, आस्था, साथ ही पर्यावरण भी उतना ही जरूरी है, उसके बाद ही आस्था जो है वो बेहद ज्यादा प्रदर्शित होती है। अब इस फैसले में भी ये नजर आता है कि पॉलीथीन को अब इस इलाके में बैन कर दिया गया है और साथ ही साथ अब जो श्रद्धालु हैं उन्हें भी ये सुनिश्चित करना होगा कि वो पॉलीथीन के भरोसे न रहें, अपने साथ बैग वगैरह लेकर जरूर आएं। बिल्कुल बसंत, देखिए ये बहुत अच्छा फैसला सरकार का है और बीकेटीसी का है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का है। ऐसे में एक तरफ जहां लोग करोड़ों लोग, लाखों लोग जो धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ में, इसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड को कहीं कहीं पर्यावरण की दृष्टि से भी देखा। आपने कई बार इस तरह की चीजें देखी होंगी कि जब भी कोई तीर्थ यात्री आता है तो वो जहाँ पर खाना खाता है तो वहीं पर सभी चीजें छोड़ देता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं उसको साफ करने की बड़ी जिम्मेदारी होती है और अगर वो वक्त पे साफ नहीं हुआ तो उसका दुष्परिणाम भी देखे जाते हैं। तो अब धाम के अंदर एक बड़ा फैसला है दिया गया है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के आसपास की जो प्रसाद है जो दुकानों में बढ़ता है वो भी बिल्कुल पूरी तरह से प्लास्टिक बैन हो और ऐसे में जो यहाँ पर जो प्रसाद देने का जो काम होगा ये भी कहा गया है कि जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे वो अब यहाँ पर पॉलिथीन के बजाय जूट का बैग लेके आए और उसी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ एक जो दुकान है जहाँ पर प्रसाद दिया जाता है, जब जहाँ से लोग प्रसाद लेते हैं, तो वहां पर भी अब ये देखना होगा कि वहां पर किस तरह की कार्यवाही सरकार की तरफ से की जाती है, मंदिर समिति की तरफ से की जाती है, क्योंकि वो भी प्रसाद जो है वो पॉलिथीन में दिया जाता है। तो क्या अब सरकार भी, मंदिर समिति भी क्या उसे एक जो कपड़े का जो बैग है या फिर जो जूट का जो बैग है क्या उसमें देगी? लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरह से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि पॉलिथीन पूरी तरह से धामों में पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। अगर हम पहले ही बात करें तो पहले भी इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। तमाम जो निकाय हैं, खासतौर पर चाहे वो नगर निकाय हों या फिर नगर पालिकाएं हों, और इनमें भी इस तरह की चीजें देखी गई हैं कि जो सब्जी की दुकानें हैं, जो आसपास की खेती है, वहां पर भी पूरी तरह से प्रतिबंधित प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित उत्तराखंड में है। अगर हम कुछ इलाकों की बात करें तो जहां पर पूरी तरह से जो प्लास्टिक है वो पूरी तरह से बैन है। हालांकि अब बड़ा फैसला इसमें ये दिया गया है कि जो धाम है, चाहे नाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री हो, वहां पर भी जो प्लास्टिक है वो पूरी तरह से बैन होगा। तो ये कहीं ना कहीं सराहनीय से माना जा सकता है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष कनेडा, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। चारधाम यात्रा को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं, तो चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। विभागीय मंत्री धन रावत ने यहां पर जानकारी देते हुए यह जानकारी दी है। बताया है कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भी अब चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक कर चुके हैं। तो वहीं अब उनकी तरफ से भी चारधाम यात्रा को लेकर 2 बैठकें की गई हैं। यात्रा रूट पर रोकटों की तैनाती जो है और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर बनाने की दिशा में जरूरी कार्य किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है। के लिए आप देख रहे होंगे कि मैंने भी 2 बैठकें कर ली हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा बैठक कर लिया। हम ये कह सकते हैं चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आएंगे उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई हम कमी नहीं रखेंगे। इस बार बद्रीनाथ का हॉस्पिटल भी, केदारनाथ का हॉस्पिटल भी हम रन करने जा रहे हैं ताकि वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत न रहे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देहरादून में आशा सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया और साथ ही सम्मेलन में जनपद की 500 से ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रतिभाग किया गया। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार माफ कीजिएगा और उत्कृष्ट कार्य करने वाले आशा लिंक वर्कर्स को सम्मेलन में कैश अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक, स्वास्थ्य महानिदेशक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया है। इस अवसर पर विधायक ने आशा कार्यकर्तियों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आशा कार्यकर्तियां सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था की बुनियाद हैं। आशा लिंक वर्कर्स के बिना सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने आश्वासन मान दे और प्रोत्साहन राशि में सम्मानजनक बढ़ोतरी के लिए वे राज्य सरकार से बात करेंगे। देखिए, आज आशा दीदियों का सम्मान समारोह डिस्ट्रिक्ट स्तर का हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज आशाओं की जो मांगें थी, उन्होंने अपनी मांगों को कभी नहीं दोहराया। उन्होंने अपने अधिकारियों पर भरोसा है, अपने मंत्री जी पर भरोसा है, अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा है। इसलिए उन्होंने कहा कि आज हम कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे और हम कभी भी जब वक्त आएगा
तो हम माननीय मंत्री जी बात करेंगे और उनका मानदेय भी अभी बढ़ा है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो मानदेय था पहले कम था और इसको अभी एक उत्तराखंड सरकार देगी, इसका प्रस्ताव बनाया है। सिवाई लाइन के अंतिम स्टेशन की टनल का निर्माण पूरा हो चुका है। गोचर से सिवाई टनल का ब्रेक थ्रू हुआ और कर्मचारियों, अधिकारियों और श्रमिकों ने अब टनल के आर पार होने की खुशी में जमकर जश्न भी मनाया है। तस्वीर देखिए आप। और उत्तराखंड की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना की लंबाई 126 किलोमीटर है। इसमें विभिन्न स्थानों पर सुरंगों का निर्माण जारी है। कई सुरंगों का सका है और जिससे रेलवे परियोजना के कार्य में तेजी आई है। इस परियोजना की प्रगति को देखते हुए उम्मीद ये है कि जल्द ही पहाड़ों में ट्रेन चलने का सपना पूरा होगा। मुख्य परियोजना प्रबंधक ने ये बताया है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना के तहत गोचर से सिवाई तक 6.5 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की जो मुख्य सुरंग है उसका निर्माण 2021 में शुरू किया गया था, जिसे रात दिन के अथक प्रयासों के चलते कंपनी ने ब्रेक थ्रू करने में कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि इस सुरंग को आर पार करने में इस महत्वपूर्ण स्केप सुरंग का पूरा होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और ये पूरा होना परियोजना के लिए एक मील का पत्थर भी साबित हुआ है। हल्द्वानी में नए शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग और साथ ही जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की है। इसमें फीस बढ़ोतरी को लेकर, किताबों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट ने सभी निजी विद्यालयों को RTE के मान्यता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा NCERT की किताबों के संबंध में नियमों के तहत अब किताबों को स्कूल में लगाए जाने के निर्देश देते हुए स्कूल फीस और बस फीस सहित बच्चों की सुरक्षा के संबंध में गाइडलाइंस के हिसाब से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। प्रशासन के साथ में जो हमारे मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी जी, SDM पारितोष वर्मा जी और ARTO सर, सभी के सहयोग से ये कार्यशाला हमने यहाँ आयोजित की है, जिसमें सभी निजी विद्यालय, पब्लिक स्कूल मान्यता प्राप्त यहाँ मौजूद थे, जिनको आगामी जो हमारा नया सत्र शुरू हो रहा है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन की मान्यताओं के बारे में ब्रीफली बताया गया है कि मान्यता कैसे लेनी है और सभी को लेनी अनिवार्य है। दूसरा, पुस्तकों के बारे में जो गाइडलाइन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की या हमारे एक्ट के अनुसार जो हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं, डायरेक्टर महोदय के या CBSE के, उसके अनुसार ही जो NCERT की पुस्तकें चलती हैं, NCERT की ही पुस्तकें चलाई जाएं। इसके अतिरिक्त अगर कोई अतिरिक्त पुस्तक लगाई जाती है तो उसका मूल्य भी NCERT बुक के समकक्षी होना चाहिए और ये PTA की जो खुली बैठक होती है उसमें ही तय किया जाना चाहिए। और फीस वृद्धि की जो शिकायतें आ रही थी, तो जो अधिनियम है उसके अनुसार ही फीस वृद्धि रखी जाए, उसके इतर ना की जाए, ये निर्देश उनको दे दिए। देखिए, हमारा जैसे कि अप्रैल में नया सेशन शुरू हो रहा है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए जितने भी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, साथ में जितने विद्यालय हैं उनके प्रबंधक, प्रधानाचार्यों के साथ एक वर्कशॉप यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें इनको फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर, जिसमें जो हमारे शासन के निर्देश हैं उनका पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही पाठ्य पुस्तकों के बारे में जो CBSE की जो हमारी पुस्तकें हैं उनको लागू करना, साथ में यदि कोई एक्स्ट्रा पुस्तक वो लगाते हैं तो उसका जो रेट है वो उनके समतुल्य होना चाहिए। इस बारे में जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में अवगत कराया गया। ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल्स में बताया गया। RTE में पंजीकरण तथा अपनी वेबसाइट पर सभी जो आपकी फीस और अन्य सूचनाएं हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने पर अब बैंकेट हॉल में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभागों के स्टॉल लगाकर सरकार की योजना को पहुंचाने लोगों को जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में पहुंचने पर बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने धामी सरकार की उपलब्धियां बताई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व, जिसका बखान यहाँ पर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के देश में दिए गए योगदान की जमकर प्रशंसा की गई। मदरसों वाले मामले को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिन मदरसों में पंजीकरण है, जिन मदरसों का पंजीकरण है, कागजात पूरे नहीं उनके किए गए हैं और साथ ही उनको सेल किया जा रहा है। अब ऐसे में जो पंजीकृत नहीं है, जो अवैध हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो मदरसे वैध हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
चले भाइयों, रुड़की से गाड़ी स्टार्ट कर मदरसों पे कार्रवाई नहीं है, बल्कि अवैध मदरसों पर कार्रवाई है। अवैध वो जिनका पंजीकृत नहीं है कहीं से। मदरसा बोर्ड बार बार ये उन्हें एक विंडो दे रहा है कि आप आइए, नियमित होइए और आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। अभी हमने विगत 27 फरवरी को 51 मदरसों को हमने मान्यता दी और 48 का हमने रिन्यूअल किया और 37 जिनके नॉर्म्स पूरे नहीं थे उन्हें हमने कहा कि अपने नॉर्म्स पूरे करिए, यानी मानक पूरे करिए, आपको भी हम कंसीडर करेंगे। तो सरकार तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे लेकर चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। मगर ये भी स्पष्ट है कि अगर कोई विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है तो वो भी नहीं चलेगा। इसलिए कि हम ये बात कहना चाहते हैं कि किसी के भी खिलाफ ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं है, बल्कि नियमित करने के लिए है। भाई अगर आप चैनल चला रहे हैं, अगर आपका कहीं से कोई फंडिंग होती है तो आपको बताने में क्या दिक्कत है, आपको बतानी चाहिए। ये आज पूरे प्रदेश में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अध्यक्ष जी के और मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार, हाँ, तो ये 3 साल जो विकास के हैं उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम है। मैं आपको 50 गिना दूंगा। 3 की तो बात क्या, ये तो बेमिसाल होगी ये बात। 3 साल और बेमिसाल। कांग्रेस कह रही है अब ये तो वक्त, अब ये बताओ, वक्त कहते हैं ना, किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन ये सारा देश जानता है, ये लोग जानते हैं, क्योंकि वोट से पता लगता है कि लोग क्या चाहते हैं। मोदी जी को चाहते हैं, धामी जी को चाहते हैं। जी आप यहाँ से विधानसभा भाई उन्हें सुन ले बात, क्योंकि झूठी बात ना की जाती है ना करेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर ये हर हाल में चालू हो जाएगा। अगर ये काम ना हुए ना तो मेरे जैसा व्यक्ति फिर लड़ने नहीं आएगा। हल्द्वानी में चोरगलिया क्षेत्र से आए ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए नंधौर नदी से होने वाले नुकसान से गांव को बचाने के लिए बाढ़ सुरक्षा के कार्यों को किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप ये लगाया है कि इससे पहले बाढ़ सुरक्षा नियंत्रण के कार्यों में लीपापोती की गई। इसकी वजह से पिछले साल की आपदा में बाढ़ नियंत्रण सुरक्षा के सभी कार्य ताश के पत्तों की तरह ढह गए और बह गए। अब ऐसे में इस तरीके से बात अगर करें तो ये आरोप लगाए गए हैं, इसलिए इस बार ग्रामीणों को पहले से ही चिंता सता रही है, क्योंकि गलत तरीके से खनन होने के चलते अब नंधौर नदी का मुहाना ग्रामीण क्षेत्र की ओर हो चुका है। अब जिससे उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि बरसात में जमीन, मकान और गांव को बह जाने का खतरा पैदा हो गया है। जागरूक होते थे, उन्होंने एक बीड़ा उठाया। हम सब जनप्रतिनिधि, हमारे प्रधान जी, कार्की जी, सब लोग आए, नंदन बोरा जी लोग, हम सब लोगों की मांग है कि नंदौर नदी का जो बाढ़ आने का समय है केवल 2 महीना है। तो एडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी बाढ़ सुरक्षा की पेचिंग के लिए कुछ पैसा जारी हुआ है। आज हमने एक ज्ञापन के माध्यम से आज एडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा है कि हमने भी हमारे चोरगलिया क्षेत्र बाढ़ की जद में है। उन्होंने आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी कुछ पैसा जारी हुआ है और नंदौर को चैनलाइज करने के लिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे बोल्डर आ रहे हैं, उनको हटाकर जेसीबी से हम लोग गांव की तरफ लगाएंगे, जिससे कि गांव आने वाले समय में बाढ़ से बच सके। ये सब मांगे हमारी थी, सब मातृशक्ति पहुंची है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारा पूर्व में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें चोरगलिया क्षेत्र और नंधौर नदी का पूरा निरीक्षण भी किया था और कमेटी ने जो सलाह दी थी कि जो खनन नंधौर में चलता है उसे स्टार्टिंग पॉइंट से किया जाए, हेड से किया जाए। तो फिलहाल उसके कमेटी की रिपोर्ट पे अमल करते हुए हेड से खनन शुरू किया गया है और अभी लगभग 1 किलोमीटर का एरिया में ही खनन कार्य किया जा रहा है और 1 अप्रैल से इसको चरणबद्ध ढंग से नीचे की ओर को लाया जाएगा, टेल की ओर को, जिससे कि नदी अच्छे सही ढंग से चैनलाइज भी हो और नदी का प्रभाव गांव की ओर को ना हो। ग्रामीणों द्वारा जो डिमांड की गई है ये पत्थरों को, जो बोल्डर हैं उनको गांव की ओर को लगाने के लिए, इस संबंध में वन निगम को पत्र प्रेषित किया जा रहा है और पूर्व में इस संबंध में वन विभाग और वन निगम के अधिकारियों से वार्ता भी हुई है। साथ ही जो तटबंध आदि लगाने की बात हुई है, उसमें कल विभागीय कमेटी की बैठक हुई थी और कुछ एस्टिमेट इनके स्वीकृत भी हुए हैं और तो शीघ्र ही उन विभागों से संपर्क करके जो कार्य है वो प्रारंभ करवा दिया जाएगा। ग्राम सभा आमखेड़ा के बिहारी नगर घुसपुर गांव से, मुखानी खड़को गांव से आए हैं। हमारे प्रधान जी श्रीमान नंदन सिंह बोरा जी हैं, हमारे पान सिंह मेवाड़ी
अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष हैं और हमारे कार्की जी हमारे भूतपूर्व प्रधान। हम लोग गांव के बहुत लास्ट से हैं और बहुत ज़्यादा पीड़ित लोग हैं। हर हमेशा नदी आते रहती है और हमारे गाँव का बहुत नुकसान करती है। हम लोग आज इसलिए आए हैं, हमारे प्रधान जी ने भी और हमारे मंडल अध्यक्ष मेवाड़ी जी ने और कार्की जी ने सब लोगों ने ये पहले से भी कार्य शुरू किया है, उसमें भी सुनवाई एसडीएम साहब कर रहे हैं और हम लोग भी उसी के लिए हम लोग भी एक हैं, हम लोग भी उनका सहयोग करेंगे, हम भी उनके साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि महिलाएं भी आज महिलाओं की बातें रखी जा रही हैं। इसलिए हम लोग यही चाह रहे हैं, उन्होंने जो भी कार्यवाही आगे को बढ़ाई है एसडीएम साहब ने हमारी बहुत अच्छे से सुनी है बातें और हम उन चीज़ों को विनती कर रहे हैं उनसे उसी आगे को अच्छे से गौर करके उसे निभाया जाए और बढ़िया करके हमारे जो पक्के काम के सिलसिले हैं वो भी चालू कर दिए जाएं और जो भी कि नदी आने से पहले थोड़ा सा बचाव हो सके और गांव वाले बच जाएं। फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग के लिए यहां पर वनाग्नि पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती और चैलेंज हो जाता है। अब गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग का तांडव देखने को मिलता है, आग लगने का सिलसिला शुरू होता है। अब प्रभागीय वनाधिकारी ने फायर क्रू स्टेशन का निरीक्षण किया, वन क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया। यहां पर डीएफओ ने यह कहा है कि फायर सीजन को देखते हुए स्लट रेंज के क्रू स्टेशन का जायजा लिया है और निरीक्षण के दौरान क्रू स्टेशन पर सभी कर्मचारी और फायर वॉचर्स जो हैं उन्हें मौके पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए। भूमि संरक्षण वन प्रभाग के सल्ट राज्य के अंतर्गत मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और जो फायर सीजन चल रहा है उससे संबंधित मैंने जायज़ा लिया अलॉन्ग विद हमारे जो रेंजर साहब हैं उनके साथ और जो विभिन्न क्रू स्टेशंस हैं वहाँ पे हमने विज़िट किया और जो भी हमारे फील्ड कर्मी हैं जो क्रू स्टेशंस पे हैं वो वहाँ तैनात पाए गए और सारी जो हमारी प्रिपरेशन है वो फुल प्रूफ है और साथ ही में कंट्रोल बर्निंग की जा रही है, नियंत्रित दहन जो है वो किया जा रहा है समय समय पर और उनको दिशा निर्देश दिए गए कि रोड के जो दोनों तरफ सफाई करना और नियंत्रित दहन करना, इन सब जनता को जो विभिन्न गोष्ठियाँ हैं उनके माध्यम से जागरूक करने के लिए उनको निर्देश। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।